टू ऑल ऑफ यू। आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन कुछ बच्चों का ये डिमांड था कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया जाए, क्योंकि आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी बैठेंगे तो इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेंगे। पहले एक चैप्टर था आपका महत्वपूर्ण चैप्टर, लेकिन इसको बाद में डिलीट कर दिया गया, जो बीच में सिलेबस को शार्ट किए। तो थ्योरी के एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कंपटीशंस में इसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जो भी आप कंपटीशन में बैठेंगे, आगे आप पीसीएस कंपटीशन में बैठेंगे, आईएएस के कंपटीशन में बैठेंगे, वहाँ भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो इस चैप्टर को देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी आपके एग्जाम में जो आपके सिलेबस के चैप्टर हैं, सेल्फ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यू और इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज, ये आएंगे। लेकिन यह चैप्टर आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप नाम यहाँ देख रहे हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी का मतलब वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ प्लानेट। अभी तक आप सेल के बारे में जान रहे थे कि सेल लिविंग बीइंग का फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। लिविंग बीइंग अगर एक सेल से मिलकर बना है तो यूनिसेलुलर अमीबा, पैरामीशियम, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। वायरस इज नॉट ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच की कड़ी है। कल हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे, आप थी कि नहीं, रिमीडियल में। हाँ, तो वायरस जो है अपना न उसका माइटोकॉन्ड्रिया है, न क्लोरोप्लास्ट है, न राइबोसोम है, न लाइसोसोम है, न गाजी बॉडी है, कुछ भी नहीं है। अपना केवल उसका एक प्रोटीन कोट है और जेनेटिक मटेरियल है। जैसे एक बेगर होता है, उसके पास एक झोला होता है, एक कटोरा होता है, और घूमते रहता है, मांगते रहता है, खाते रहता है। अपना उसका घर द्वार कुछ भी नहीं होता। यह वायरस बिल्कुल लिविंग भी नहीं है, बिल्कुल नॉन लिविंग भी नहीं है। वह दोनों के बीच की कड़ी है। अभी मैं आगे बताऊंगा, जब क्लासिफिकेशन बताऊंगा तो उसकी पोजीशन कहां है। वह अपना जेनेटिक मटेरियल किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल देगा, तो वहां पे उसकी मशीनरी को यूज करके, उसके राइबोसोम को यूज करके, उसके एमाइनो एसिड को यूज करके, उसके एंजाइम को यूज करके, फिर वहां पे वो अपना नया वायरस बना लेगा। लेकिन लिविंग सेल के अगर बाहर है तो न तो मल्टीप्लाई करेगा, न अपनी संख्या बढ़ाएगा, कुछ नहीं करेगा। जब भी वो लिविंग सेल के अंदर जाएगा तभी वो मल्टीप्लाई करेगा। और बाकी हैं, बैक्टीरिया है या और ऑर्गेनिज्म है, वो न्यूट्रिएंट्स मिला तो अपना ग्रो कर जाते हैं, लेकिन वह ऐसे ग्रो नहीं करेगा जब तक कि उसका जेनेटिक मटेरियल किसी लिविंग सेल के अंदर न जाए। तो वायरस को हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की क्या मानते हैं? कड़ी मानते हैं। एक तरफ वह लिविंग की तरह है, किसी सेल में जाके अपनी संख्या बढ़ा लेता है। दूसरी तरफ सेल से बाहर वो नॉन लिविंग की तरह है, वो मल्टीप्लाई कर नहीं सकता, रिस्पिरेशन कर नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो आज हम लोग इस धरती पे जितने भी बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारी धरती पे हैं। अब प्रश्न उठता है, आपके मन में जहन आता होगा, सवाल आता होगा कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्यों पढ़ना, हम तो है ही नहीं, हम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ ही ले रहे हैं, इतिहास भूगोल पढ़ ही रहे, दुनिया चल जाएगी, क्यों पढ़ना? इसलिए पढ़ना है कि हमको जो भोजन मिलता है, हमको जो ऑक्सीजन मिलती है, हम जो कुछ अपने ग्रोथ के लिए लेते हैं, कहीं ना कहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। ऑक्सीजन कौन दे रहा है? पेड़ पौधे भोजन बना के फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में भोजन भी देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो अगर आप ये नहीं जानेंगे कि कौन सा पेड़ पौधा किस ग्रुप में है, कैसे ग्रो करता है, उसमें क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, तो उसको कल्टीवेट कैसे करेंगे? बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जिनसे हमको भोजन मिलता है, बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जिससे हमें दवाइयाँ मिलती हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिससे हमें दवाइयाँ मिलती हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे लिए खतरनाक है, उनसे बचना है, बैक्टीरिया है।
बहुत सारे फंगस हैं जिनका यूज करके हम बहुत बड़ी इंडस्ट्री बना दे रहे हैं। तो अगर हम क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट, स्टेरोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, प्लांट और एनिमल को नहीं पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ेंगे, तो हमको रॉ मटेरियल मिलेगा कहाँ से? हम नई नई क्रॉप बनाना है, अगर हम क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ेंगे, क्वालिटी ऑफ प्लांट नहीं पढ़ेंगे, उनके कैरेक्टर नहीं पढ़ेंगे, तो हमको कैसे मालूम होगा कि इसमें कौन सा कैरेक्टर है और कौन सा कैरेक्टर हमको यूज करना है, क्या नया बनाना है। आपको पूरी बनाना है, पराठा बनाना है, नूडल्स बनाना है, तो गेहूं का आटा तो चाहिए ना। रॉ मटेरियल ही नहीं रहेगा, कैसे आप बनाइएगा? गूगल पे बना लीजिएगा, गूगल पे जलेबी बना के खा लीजिएगा, पेट भर जाएगा? नहीं बने होगा ना। आपको मैदा लाना पड़ेगा, आटा लाना पड़ेगा, वो कहाँ से आएगा? गेहूं से आएगा। कौन सी वेराइटी है, क्या है, कैसे हम इंप्रूव करेंगे और ज़्यादा गेहूं का प्रोडक्शन हो? तो रॉ मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा? बायोडाइवर्सिटी से। तो बायोडाइवर्सिटी आज हम लोग पढ़ रहे हैं। अब आपको मालूम हो गया होगा कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। हालांकि पता नहीं किसी बैड लक इन लोगों ने निकाल दिया सिलेबस से, इसको नहीं सिलेबस से निकालना चाहिए था, यह होना चाहिए सिलेबस में। तो फिर से हम लोग शुरू करते हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में। सो वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है डाइवर्सिटी? एक सेंटेंस में लिख लीजिए डिफिनीशन। द वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट, animals and microorganisms. Wide variety of organisms present on, कहाँ है? Present on earth, called as earth planet लिख दीजिए, earth planet are called as a biodiversity. The wide variety of plant, animals, microorganisms present on Earth planet are called as biodiversity. Biodiversity. क्यों पढ़ना है? इनको क्यों जानना है? क्यों इनके बारे में जानकारी रखनी है? और इतनी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई माइक्रोस्कोपिक है, आंख से दिखाई नहीं देते, हमारे हाथ पर भी होंगे, कपड़े पर भी होंगे, इस टेबल पर भी होंगे, हर जगह है, दिखाई नहीं देते, लेकिन अचानक से वो कहीं आ जाते हैं तो सड़न उत्पन्न करने लगते हैं। अभी आप थोड़ा सा पका हुआ चावल यहाँ रख दीजिए, पका हुआ आलू रख दीजिए, 2 दिन के बाद वो गंध देने लगेगा। क्यों? सड़ने लगा। कौन सड़ा रहा है उसको? यहाँ पे हवा में, सॉइल में, जमीन पे, सतह पे बैक्टीरिया है, जैसे उनको पका हुआ भोजन मिला उस पर अटैक करके उनको डिकम्पोज करने। वो तो छोड़िए, आपको कहीं चोट लग जाए, उस पर पट्टी न लगाएं, हैंडी पास्ट न लगाएं, उसकी ठीक से देखभाल न करें तो क्या होगा? घाव हो जाएगा पकने। क्यों घाव हो गया? ऐसे तो नहीं घाव हो रहा है, क्योंकि हमारी स्किन फर्स्ट लाइन डिफेंस का काम करती है, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर घुसने नहीं देती है। लेकिन कट गया, खिड़की खुल गई, वहां से खुल गई ना, अब हवा के संपर्क में आएगा तो कौन आएगा? बैक्टीरिया आएगा। जो बैक्टीरिया हम नहीं देख रहे हैं वो घाव के रूप में दिख जाएगा, वहां पे पकने लगेगा, घाव हो जाएगा, फिर दवा लेनी पड़ेगी, फिर जाके उसको टेंशन लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हवा में भी बैक्टीरिया है, पानी में भी बैक्टीरिया है, जमीन पे भी बैक्टीरिया है, जमीन के अंदर भी बैक्टीरिया है। ऐसा नहीं कि सब बैक्टीरिया घाव करने वाले हैं। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। सॉइल में नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल करके, नाइट्राइट नाइट्रेट में बदल करके वहाँ की फसलों को देते हैं। ये जोटोबैक्टर नाइट्रेट में बदल करके फसलों को देता है, खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है। और जो बैक्टीरिया हैं सॉइल में, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो डिकम्पोजर हैं, बिना खर्च किए, बिना कुछ किए वह रिसाइकलिंग कर देते हैं न्यूट्रिएंट्स को, मटेरियल को। पेड़ की पत्तियां झड़ गई, जमीन पे आ गई, उनकी टहनियां आ गई, बेल्ट, लेदर बेल्ट लगाते हैं, टूट गया फेंक दिया, कपड़े काटन के फट गए फेंक दिया, सब्जियों की छिलके फेंक दिया, जमीन के अंदर आ गया। धीरे धीरे वो बैक्टीरिया डिकम्पोज करके उसका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जो कुछ उसके अंदर है सब अलग अलग कर दिया, सब अलग अलग कर दिया, डिकम्पोज कर दिया। फिर नया पौधा उगेगा, उसको ले लेगा। जरा सोचो, बैक्टीरिया अगर ना होते, वो डिकम्पोजर अगर ना होते, तो जितनी पेड़ की पत्तियां टूटती, जितनी टहनियाँ टूटती, जितने
बायो मास आते जमीन पे, वैसे ही आज ढेर लग गए होते कि नहीं लग गए होते, और जमीन में उतने न्यूट्रिएंट्स की क्या हो जाती, कमी हो जाती। कितना नोबल काज डिकम्पोजर कर रहे हैं, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट सॉइल में है, जो मैग्नीशियम कैल्शियम सॉइल में है, पौधे ने एब्जॉर्ब किया, उसकी पत्तियों में, उसके तने में, उसके जड़ में आ गया, उतना तो कम हो गया जमीन में। अगर फिर से वो पौधे की पत्तियां टहनियां जमीन पे आएंगी, फिर से वो जमीन में नहीं जाएगा, तो आने वाले पौधे को क्या मिनरल मिलेगा, क्या कैल्शियम मिलेगा? इसका मतलब अब तक तो सारा कैल्शियम, सारा मैग्नीशियम, सारा सल्फर, सारा जिंक क्या हो गया होता। लेकिन मटेरियल नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, दे गेट कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू। वही कैल्शियम आज अभी जमीन में है, वही कैल्शियम कल पौधे के सेल के सेलवाल में होगा, उसके तने में, पत्ती में होगा। उसी पालक को, उसी पौधे को खाया तो कल कैटल में चला जाएगा, उसके मिल्क में आ जाएगा, उसका मिल्क पिया तो आपके बोन में आ जाएगा। मतलब वही मिनरल है, रिसाइकिल करता है। कहते हैं पुनर्जन्म हो रहा है। हमें तो नहीं लगता पुनर्जन्म होता है, अगर होता है तो मुझे पता नहीं, बट मैं इतना जरूर जानता हूं कि मिनरल का रिसाइकलिंग होता है। आज जो मिनरल जमीन में है वही पौधे में होगा, वही हमारे सही में आएगा, आपके सही में आएगा। आज जो मिनरल केकड़े के सही में, केकड़ा डिकम्पोज हो गया, डेड कर गया, उसका मिनरल सॉइल में आया, फिर पौधे में आएगा, फिर हमारे सही में आएगा। तो मिनरल का पुनर्जन्म होता है। वो जमीन से केचुए में भी जाएगा, केचुए से डिकम्पोज हुआ तो पौधे में जाएगा, पौधे से किसी और में जाएगा। पौधे में वो कैल्शियम मैग्नीशियम आ गया, पौधा डिकम्पोज हुआ, उसको जो है कीड़े ने खाया, कीड़े को मुर्गी ने खाया, मुर्गी के अंडे में आ गया, अंडे से आमलेट में आ गया, आमलेट से आपके पेट में आ गया। कहने का मतलब मिनरल की रिसाइकलिंग होती है। इसीलिए हमें बायोडायवर्सिटी को पढ़ना है। हम भोजन कहां से लेते हैं? पौधों से लेते हैं। पौधे न्यूट्रिएंट्स कहां से लेते हैं? सॉइल से लेते हैं। तो एक कनेक्टिंग लिंक बनी हुई है। बायोडायवर्सिटी का बहुत बड़ा महत्व है। इस इकोलॉजिकल सिस्टम में इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा, CO2 की मात्रा बैलेंस रखना, सबको कपड़े देना, सबको मकान देना, सबको भोजन देना, सबको ऑक्सीजन देना, वाटर साइकिल को चलाए रखना, मिनरल की साइकिलिंग को करना, ये सारा अगर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रहेंगे तो सब क्या हो जाएगा? डिसबैलेंस हो जाएगा। आप कहेंगे कि केवल हमारी जरूरत है, इस धरती पे पेड़ पौधे वनस्पतियां नहीं होनी चाहिए। आप हटा के देख लीजिए, मैं एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा आपको। अगर ये पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, ऑक्सीजन खत्म होने लगेगी, और जब ऑक्सीजन खत्म होने लगेगी तो इस धरती पे जितने लोग सोचते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत पहलवान हैं, पेड़ों को काट दे रहे हैं जिस ताकत से, वो ताकत ही नहीं आएगी काटने के लिए, क्योंकि जब तक ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का नहीं होगा, एनर्जी नहीं मिलेगी। और ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए होगा? ऑक्सीजन कौन देगा? पौधे देंगे। तो इसीलिए बच्चों ये बायोडायवर्सिटी को पढ़ना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं नीड्स। अच्छा, ये वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट एनिमल्स हैं। कोई बहुत स्मॉल है, अभी बोला मैंने ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई अमीबा पैरामीशियम जैसे यूनिसेलुलर है, कोई ब्लू व्हेल जैसे बहुत बड़ा है, कोई प्लांट बहुत छोटा है। यहां पे देख रहे हैं छोटे छोटे प्लांट है, इसमें जो है कम सेल है। यहां ये जो प्लांट बना है इसी सीड से बना है। यह सीड छोटा सा सीड है मटर का, इसमें एम्ब्रियो है, जब इसको लगाया जमीन में, एब्जॉर्ब किया वाटर, जर्मिनेट किया, प्लूमिल बना, रेडिकल बना, पौधा बन गया। इसका मतलब इसमें कम सेल है, इसमें ज्यादा है। ज्यादा सेल कहां से हो गए? वही पहले वाली सेल डिवाइड करी, डिवाइड करके डिफरेंशिएशन हुआ, स्पेशलाइजेशन हुआ, जड़ तना पत्तियां बढ़ गई। ये तो सेल के बारे में पढ़ा, लेकिन अलग अलग तरह की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में आपको जानना है। कोई सिकोया जायजेंडिका जैसे 1000 ऑफ ईयर से भी ग्रो कर रहा है, कोई मॉस्किटो है वो जो केवल कुछ ही दिन तक जीवित रहता है, कोई छोटा सा माइक्रोस्कोपिक है, अमीबा एक सेल का है, और कोई ब्लू व्हेल मल्टी सेलुलर है, बहुत बड़ा है। तो इस तरह से तमाम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इस धरती पे हैं, उन्हीं को हमें पढ़ना है। और यहां पर हमें देखते हैं क्लासिफिकेशन, जो बायोलॉजिकल वर्ड्स है, बायोडायवर्सिटी है, उसको क्लासिफिकेशन कैसे करें हम।
कैसे इनको जाने, कैसे पहचाने। जैसे हमारे नवोदय विद्यालय में 500 कुछ बच्चे हैं, 530 बच्चे हैं। अगर इनको एक साथ एक क्लास में बैठाया जाए तो क्या एक सब्जेक्ट पढ़ पाएंगे ठीक से, क्योंकि सबका लेवल अलग अलग है। अगर हाइट के आधार पर बैठाया जाए तब भी कोई 6वीं का बच्चा 12वीं में आ जाएगा, कोई 12वीं का बच्चा 6वीं में चला जाएगा हाइट के आधार पर। तो किस आधार पर क्लासिफिकेशन किया? जो LKG से UKG आया, 1 आया, 5th में आया, 5th में आया तो 6th में आया, 6 से 7 ऐसे। तो एक 6 का सारा बच्चा एक साथ है तो उनका सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाता है, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, जैसे जैसे है उनको पढ़ा दिया जाता है। लेकिन मिक्स कर दें तो हम ठीक से नहीं पढ़ा पाएंगे। ठीक वैसे ही जो यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, जो प्लांट है, एनिमल है, तमाम सारे उनको उनके कैरेक्टर के आधार पर, जैसे आपके क्लास में लिख दिया गया 9B, अब 9B का दरवाजे पे सब्जेक्ट लिख दिया गया कि ये सब्जेक्ट है। अब कोई भी जान जाएगा कि इस क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं यही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मालूम हो जाएगा कि नहीं। तो ऐसे क्लासिफिकेशन में कोई एक ग्रुप बना करके उसमें जितने एनिमल डालेंगे और कैरेक्टर लिख देंगे, मालूम हो जाएगा जिसमें जितने एनिमल है उनका कैरेक्टर सेम है। समझ रहे कि नहीं। तो क्लासिफिकेशन किस आधार पे किया जाए, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होगा। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए ये देखा गया कि वो यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है। यूनिसेलुलर है तो उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्लियर है कि नहीं है, नहीं है तो प्रोकैरियोटिक, है तो यूकैरियोटिक। समझा कि नहीं। अब यूकैरियोटिक में बहुत सारे हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ईस्ट भी है। तो उनको उनके कैरेक्टर के आधार पर, कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनमें जड़ तना पत्ती है ही नहीं है, थैलोफाइटा में रख दिया गया। कुछ ऐसे हैं जड़ तना पत्ती जैसे कुछ नहीं लेकिन हरा भरा दिखाई देते हैं, उनमें कुछ जैसे लग रहा है अभी वैस्कुलर बंडल बनने वाला है, अभी बना नहीं है, अविकसित है, नम भूमि पे रहते हैं, ब्रायोफाइट में रख दिया गया। कुछ उनसे डेवलप है, थोड़ा जड़ तना पत्ती जैसे बन रहा है, उसमें जाइलम फ्लोएम बन रहा है, उनको टेरिडोफाइट में रख दिया गया। उनसे जो एडवांस हो गया जिम्नोस्पर्म, फेरेंजियोस्पर्म, तमाम सारे क्राफ्ट्स। ऐसे ही प्लांट एनिमल का भी। तो अब क्लासिफिकेशन में सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 भाग में बांट दिया, किंगडम प्लांट, किंगडम एनिमल। जिसमें सेलवाल था जो अपना भोजन बना पाते थे उनको प्लांट में रख दिया, और जिसमें सेलवाल नहीं था जो अपना भोजन नहीं बना पाते थे उनको एनिमल में रख दिया। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि बैक्टीरिया कहाँ गया, जो सूक्ष्म जीव है वो कहाँ गए, उनके बारे में कोई जानकारी उन्होंने नहीं दिया। अब इसके बाद में आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। आर.एच. व्हिटेकर ने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले 2 ग्रुप में बांट दिया। पहला ग्रुप उन्होंने बनाया प्रोकैरियोट्स का। प्रोकैरियोट्स, प्रो माने प्रिमिटिव, कैरियन माने न्यूक्लियस। इसमें प्रिमिटिव है, इसमें केवल डीएनए है सर्कुलर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं, साइटोप्लाज्म इनका न्यूक्लियोप्लाज्म बटा नहीं है, प्रोटोप्लाज्म है। समझेगा कि नहीं। तो ये तो लेस डेवलप्ड है प्रोकैरियोट। और जिनको प्रोकैरियोट में रखा उसके किंगडम को क्या कहा, मोनरा कहा। पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को उन्होंने 5 किंगडम में बांट दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमल। 5 किंगडम में बांट दिया। मोनेरा में उनको रखा जो बैक्टीरिया जैसे हैं, जिनमें न्यूक्लियस क्लियर नहीं है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है। तो बैक्टीरिया को इसके बाद और किसको, बैक्टीरिया को, साइनोबैक्टीरिया को और माइकोप्लाज्मा को, इनको किस में रख दिया, मोनेरा में, जो प्रोकैरियोट है, लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस। समझ आ रहा कि नहीं। प्रोकैरियोट का मतलब इनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, गाल्जी बॉडी है लेकिन लिविंग है, सिंगल सेल के हैं। समझ आ रहा है कि नहीं। तो इनको कहां रख दिया, प्रोकैरियोट में। और जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस था, जिसमें न्यूक्लियस बिल्कुल क्लियर था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, वहां पे क्रोमोसोम भी थे, न्यूक्लियोलस था। इतना ही नहीं, यहां पे पूरा का पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गाल्जी बॉडी है, सारा जिसमें है, माइटोकॉन्ड्रिया भी यहां पे है। जब सब है तो इनको किस में रख दिया गया, यूकैरियोट में रख दिया गया। चूंकि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल है तो इनको यूकैरियोट में रख दिया गया। भाई इनका न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म अलग अलग है।
इनका प्रोटोप्लाज्म है। तो ये एडवांस हुए कि नहीं हुए? एडवांस हुए ना। इसमें गाली बॉडी भी है, सब है। तो इनको जो प्लांट है तो क्लोरोप्लास्ट भी है। तो इनको यूकैरियोटिक में कितना बढ़िया से उन्होंने सजाया कि जितने लेस डेवलप्ड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, सेल ऑर्गेनिल्स उसमें नहीं है, सेल में यूनिसेलुलर है प्रोकैरियोट में। अब यूनिसेलुलर है लेकिन उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ये सब है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो किसमें रख दिया गया? यूकैरियोट में। अब यूकैरियोट में देखा कि कुछ तो सिंगल सेल्ड है तो उनको प्रोटिस्टा में रख दिया। यूकैरियोट जो सिंगल सेल्ड है, कैसे है? सिंगल सेल वाले हैं, तो उनको किस में रख दिया? प्रोटिस्टा में। कौन कौन आ गए? अमीबा है ना, बार बार इनकी बात होती, कल भी बात हो रही थी। पैरामीशियम, यूग्लिना, इन लोगों को कहां रख दिया? लेकिन जो मल्टी सेलुलर है, अब जैसे यह है, यह क्या है आपके सामने? यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है? मल्टी। हम लोग क्या है? मल्टी सेलुलर है। हम सभी लोग मल्टी सेलुलर हैं। ये प्लांट भी मल्टी सेलुलर है। ये सारे प्लांट ये आपके मल्टी सेलुलर हैं। जितने प्लांट देख रहे हैं सब मल्टी सेलुलर है, ढेर सारे सेल के बने हैं। रूट लीफ है और इसमें फ्लावर भी बन रहा है, ये मल्टी सेलुलर है। अब मल्टी सेलुलर भी है तो यहां पे 3 कैटेगरी बन गई। कुछ तो ऐसे मल्टी सेलुलर हैं जो ग्रीन है, इनमें क्लोरोप्लास्ट है, सेल वॉल भी है, इनमें क्लोरोप्लास्ट है, सेल वॉल भी है, तो इनको कहां रख दिया? प्लांटे में। कुछ ऐसे मल्टी सेलुलर है जिसमें सेल वॉल नहीं है लेकिन एनिमल है, उनमें जो है। अब यहां पे ये मल्टी सेलुलर है, ढेर सारे सेल से इनका बॉडी बना हुआ है, इनको किस में रख दिया गया? एनिमलिया में। तो यहां पे कुछ प्लांट है जिसमें लीफ है, रूट है, स्टेम, ऐसा नहीं, इसमें कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें लीफ, रूट नहीं होगा, स्टेम नहीं होगा। तो कुल कितने किंगडम में बांटा आदर्श विटेकर ने बेटा? 5 किंगडम में। सबसे पहला मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फंजाई। फंजाई में कौन आ गए? जो अपना भोजन नहीं बना सकते, सड़ी गली चीजों से लेते हैं। मशरूम वगैरह आपने देखा है? मशरूम देखा है? अरे जो सड़ी गली चीजों पे उगते हैं। आपने देखा होगा कि गोबर पे से बरसात के दिन में छत्ता ऐसा उग जाता है, ऐसे देखा है कि नहीं देखा है? तो ये जो है किस में आ गए? फंजाई में आ गए, क्योंकि अपना भोजन नहीं बना पाते, सिर्फ वो फिटिक है। तो इस तरह से उन्होंने पूरे धरती पे जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको कितने किंगडम में बांट दिया बच्चों? समझ आ गया सबको? तो समझ में आया आप लोगों को कुछ क्लासिफिकेशन? वेरी गुड।